स्वागत है बी वेल्दी में आप सभी का। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्स से करवाने जा रही हूँ। इनकी परवरिश सब भारत के बाहर हुई है और बहुत छोटी सी उम्र में ये काम शुरू कर देती है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। 2009 में जब ये महज 24 साल की थी, ये फैसला करती है कि अब मुझे इंडिया जाना है। यहाँ रिलोकेट होती है, यहाँ पे कंपनी शुरू करती है और कंपनी का जो फोकस है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होता है। 2014 में ये कंपनी एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज को बेचती है और 2017 में ये एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस की सीईओ बनती है। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात होगी राधिका गुप्ता, सीईओ एडलवाइज म्यूचुअल फंड, और इनसे हम जानेंगे कि भाई ये अपना निवेश कहाँ करती है, कैसे करती है, कितना फ्रीक्वेंटली ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करती है, कैसे तय करती है कि किस फंड में निवेश करना है। इसके अलावा आपके जो सवाल होते हैं ना कि एसआईपी करें कि लमसम करें, कैसे तय करें कि कब किस स्कीम से बाहर निकलना है, सोना बड़ा अच्छा कर रहा है वहां निवेश किया जाए, या फिर इंटरनेशनल फंड का रिटर्न तो बड़ा शानदार आया है 1 साल का, तो वहां पर क्यों नहीं निवेश शुरू कर दिया जाए। तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब भी आज हम इनसे लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राधिका गुप्ता, सीईओ एडलवाइज म्यूचुअल फंड। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, मेरे से बात करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताएं जरा कि कैसी शुरुआत रही। शुरुआत आपने की थी नौकरी से मैकेंसी एंड कंपनी में, और उसके बाद फिर आगे का रास्ता कैसे बनता चला गया। तो मैंने शुरुआत की थी नौकरी से। आई स्टार्टेड वर्किंग एट मैकेंजी। जब मैंने शुरुआत करियर की जल्दी की थी बिकॉज मैंने मास्टर्स नहीं की, 21 साल में काम करना शुरू किया। फिर मैंने यूएस में एक हेज फंड में काम किया। बड़ा हेज फंड है, $200 बिलियन का हेज फंड है, क्यूआर कैपिटल। और जल्द करियर के दौरान मैंने 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो भी देखा, जिससे मुझे काफी सीखने को मिला है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु 2008 और 2020 के जो क्राइसिस है, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी के बारे में, मार्केट के बारे में। और फिर मैंने डिसाइड किया 2009 में कि मुझे हिंदुस्तान वापस आना है। अब क्यों डिसाइड किया इसका अभी तक मेरे पास कोई अच्छा जवाब नहीं है, लेकिन अभी वो यंग 24 साल की उम्र में इंसान के पास एम्बिशन और पैशन बहुत होता है, लेकिन अकल थोड़ी कम होती है शायद, और ये अच्छी बात है कभी कभी मुझे लगता है। तो हम लोग इंडिया वापस में आए, मैं और मेरे 2 पार्टनर्स, और हमने यहाँ आके अपना AIF और PMS का बिजनेस शुरू किया था। कुछ नहीं पता था, तो ग्राउंड अप ही सीखा है। क्लाइंट के पास जाना, चेक लेना, ये सब हमने खुद ही सीखा है। और फिर 4-5 साल वो किया और कंपनी को थोड़ा ग्रो करके हमने इसको एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज को बेचा, एंड दैट्स व्हेन आई जॉइंड एडलवाइज इन 2014। उस कंपनी को यहाँ ग्रो किया और 2017 में मैं म्यूचुअल फंड सीईओ बनी हूँ, और पिछले 3.5 साल से वही कर रही हूँ। लोगों को SIP और म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बातें बता रही हूँ। एक बात बताएं यहाँ पे क्विकली, जब आप इंडिया आई थी तो आपकी उम्र क्या 25, 26, 27 साल के ब्रैकेट में रही होगी? 24 साल। मतलब एक बात बताएं, उस उम्र में जब ज्यादातर लड़कियां या लड़के भी फॉर दैट मैटर एकदम क्लियर नहीं होते अपनी जिंदगी के बारे में कि करना क्या है, कैसे करना है, किस फील्ड में जाना है, कैसे कर लिए? मतलब बचपन से इतनी फोकस्ड थी या फिर ये बड़े होने के बाद कुछ करिश्मा हो गया एकदम से? सो इसका आंसर ना बड़ा अनकन्वेंशनल सा है। नॉट लॉट ऑफ पीपल से कि मैंने प्लान नहीं किया था। मैं बचपन से एक्चुअली एज अ किड आई हैव बीन वेरी फोकस्ड। आई डिडंट नो कि क्या करना है। आई मीन मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं इंडिया आऊंगी या ये करूंगी, बट एज अ चाइल्ड आई बीन वेरी फोकस्ड, एंड आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर वुमेन टू से, बट आई हैव आल्सो बीन वेरी एम्बिशियस कि कुछ तो करना है लाइफ में। आई मीन आई रिमेंबर दिस इज लिटिल लेटर इन माई करियर, बिफोर आई वॉज बिकमिंग म्यूचुअल फंड सीईओ। मेरे तब के बॉस ने मेरे से पूछा था, मैं आई थिंक आई वॉज 32 और समथिंग, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपका एस्पिरेशन क्या है लाइफ में। और मैं आई वॉजंट रनिंग अ वेरी लार्ज बिजनेस। आई सेड मुझे तो बैंक चलाना है, एंड सो आई ऑलवेज बीन वेरी एस्पिरेशनल, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग। दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा बेनिफिट रहा है अपब्रिंगिंग का कि मैं चेंज बहुत जल्दी कर सकती हूँ। तो मैं इन डिसीजन से नहीं घबराती कि चलो यूएस में रही हूँ, सब छोड़ के इंडिया जाना है, इंडिया कभी नहीं रही, वहां सब कैसे होगा, क्योंकि मेरे फादर ने इतना चेंज हमने जिंदगी में देखा है। मैं इन चीजों में दीज थिंग्स आई कैन हैंडल वेरी वेल। इनफैक्ट मैं बोर हो जाती हूँ हर 3-4 साल बाद, तो मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ वैसे भी चैलेंज चाहिए।
सबसे पहला सवाल राधिका, अभी के माहौल में सबसे जो करंट चीज हुई है वो सेबी ने जो मल्टी कैप के बारे में कर दिया है, नियम में बदलाव। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू, एक निवेशक हमेशा जब कोई बदलाव होता है, सब लोग चेंज को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कोई ऐसा बदलाव होता है तो एक बार उसके मन में एक डर सा आ जाता है, और डर से ज्यादा आई थिंक सवाल आ जाते हैं बहुत सारे, जिसका जवाब उसको बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसलिए वो कंफ्यूज भी हो जाता है कई दफा। आप कैसे देखती हैं इस नियम में बदलाव को, और आपके हिसाब से एक निवेशक को जब इस तरह के बदलाव होते हैं तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? तो पहली बात तो हाँ, निवेश में चेंज होना, जिंदगी में चेंज अच्छी चीज है। निवेश में फ्रीक्वेंट चेंज मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट बदलाव है, इनसे जो एजिटेशन होता है वो थोड़ा नेचुरल है। अब अनफॉर्चुनेटली स्वाति, क्या बात है कि हमारा जमाना ऐसा है कि जैसे ये मल्टी कैप का आप जो जिक्र कर रही हैं, फ्राइडे को एक सर्कुलर आया, फ्राइडे से लेकर मंडे तक सैकड़ों रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट्सएप, टेस्टिमोनियल के स्मॉल कैप भागेगा, ये प्रॉब्लम है, इतने लाख करोड़ की मल्टी कैप इंडस्ट्री है, उसमें से 30,000 करोड़ स्मॉल कैप खरीदना पड़ेगा, ये करिए वो करिए। तो पहले तो मैं सबको कहना चाहूंगी साधारण शब्दों में कि काम डाउन, थोड़ा धीरे चलिए। ये डिसीजन ऐसा नहीं है जो आपको एक दिन में या एक वीकेंड में या एक हफ्ते में लेना है। जहां तक मल्टी कैप की बात है, जब आपने मल्टी कैप फंड में निवेश किया था तो आपने एक सर्टेन रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश किया था। मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड्स का जो बेंचमार्क है, जो कि BSE 500 है, उसमें करीबन 20% मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। अब जो सेबी ने प्रपोज किया है उसमें 1/3 लार्ज मिड मल्टी कैप है, मानी मिड एंड स्मॉल कैप में 50% का आपका निवेश होना पड़ेगा। तो ये जो नया मल्टी कैप फंड है, इसमें रिस्क ज्यादा है पुराने मल्टी कैप फंड कैटेगरी से। इसका मतलब हाउएवर ये नहीं है कि जो आपके सारे एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड हैं वो AMC जाके नए में खरीद लेंगे, नए में बदल देंगे और जाके बहुत सारे स्मॉल कैप्स खरीद लेंगे। आई थिंक AMC वो करेगा जो उनके निवेशकों के हित में है, और हर AMC ये सोच रहा है। हर AMC के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो अपनी स्कीम मर्ज कर सकता है किसी और स्कीम के साथ, वो किसी और कैटेगरी में शिफ्ट कर सकता है, और एक ये भी बात है कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्रिएट करने की भी बात हो रही है। एम्फी और सेबी का इस बारे में कुछ चर्चा उन दोनों के बीच में हो रही है। तो निवेशकों को मेरी सलाह ये है कि इंतजार करें, इत्मीनान रखिए। आप अपने फंड हाउस से कम्युनिकेशन का इंतजार करिए, जो कि मेरे हिसाब से हर फंड हाउस अगले 2-3 हफ्ते में दे देगा, और फिर आप एनालिसिस करिए कि आपको क्या करना है। कुछ भागा नहीं जा रहा है। मैंने 4-5 सवालों की लिस्ट बना के रखी हुई है, और मैं आपसे क्विकली हर सवाल करना शुरू करती हूँ, ठीक? जब भी नहीं, इनफैक्ट हमेशा उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि भाई SIP करने में ज्यादा फायदा है या फिर एकमुश्त निवेश करने में। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि लंबे टर्म में हाँ, हालांकि एकमुश्त में थोड़ा ज्यादा फायदा दिखता है, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती है? तो मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देयर आर एसेट क्लासेस लाइक फिक्स्ड इनकम जहां लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत लॉजिकल है, लेकिन मुझे SIP पर्सनली बहुत पावरफुल लगता है, खासकर उन एसेट क्लासेस में जो थोड़ी वॉलेटाइल है। इक्विटी में बहुत अच्छा रहता है, इंटरनेशनल इक्विटीज में बहुत रहता है। मैं खुद SIP करती हूँ। बाय द वे, मैं SIP हर कैटेगरी के फंड में करती हूँ, ऑल द वे फ्रॉम माई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टू माई इंटरनेशनल फंड। मैं सिर्फ इसको रिटर्न के नजरिए से नहीं देखती। मैं SIP इसलिए करती हूँ क्योंकि SIP मुझे टैक्स की तरह लगता है। जैसे टैक्स मुझे 35% भरना पड़ता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे भरना पड़ता है। SIP आई नो कि मेरी महीने की इतनी पोस्ट टैक्स इनकम की सेविंग हो रही है, और वो मेरे बिहेवियर को चेक में रखता है। तो SIP सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, एक बिहेवियर की बात है। तो इसलिए मैं SIP की थोड़ी फैन हूँ। अभी एक सवाल जो सबसे ज्यादा आया है मेरे पास, वो ये कि जब सोने में तेजी देखने को मिली, तो सबको सोना खरीदना है, सबको सोने में निवेश करना है। सबसे ज्यादा सवाल ये आते हैं कि सोने में निवेश करें और US फंड में निवेश करें, और इसलिए बिल्कुल ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि इन दोनों एसेट क्लासेस ने पैसा बनाया है। मुझे ना सोने में ना US फंड में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत अच्छी एसेट क्लासेस हैं निवेश करने के लिए।
बस मेरा दर्शकों से यही कहना है कि इनको अपने एसेट एलोकेशन का हिस्सा बनाइए, इनमें इसलिए ना निवेश करिए क्योंकि इन्होंने अच्छा किया है पहले, क्योंकि ये जो टाइमिंग का चक्कर है ना, ये ना तो एक तो ये टाइम बहुत वेस्ट करता है, दूसरा आम निवेशक ये ढंग से कर नहीं पाते। तो सोना इसलिए मत खरीदिए क्योंकि पिछले साल सोना ने 30, 20, 40% रिटर्न दिए, फिर आप गारंटीड डिसअपॉइंटेड होंगे। तो कितना परसेंट किसी भी पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना होना चाहिए? अमूमन कहते हैं 10%, उतना सफिशिएंट हो? देखिए, ये तो इन्वेस्टर के एसेट एलोकेशन के उस पर निर्भर है, लेकिन 5-10% अगर आपका एलोकेशन गोल्ड में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वही बात इंटरनेशनल फंड्स के लिए भी है, क्योंकि रिटर्न इतने इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आज की डेट में कि सभी लोग एकदम से कूद पड़े हैं कि यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फंड्स। अगर इंटरनेशनल फंड ऐड ही करना है पोर्टफोलियो में राधिका, तो कब सही वक्त होता है? सही वक्त इस सेंस में नहीं कि टाइमिंग, मार्केट को टाइम करने की बात हो रही है, लेकिन निवेश के किस स्टेज पे एक निवेशक को इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर लेना चाहिए? तो आई थिंक एक तो अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा। मैं आई थिंक अमंग म्यूचुअल फंड्स आई रन वन ऑफ द वाइडेस्ट बास्केट्स ऑफ इंटरनेशनल फंड्स, और काफी साल से हम लोग चला रहे हैं, जब से हमने जेपी मॉर्गन खरीदा। और मैंने अपने करियर में कभी इतने सवालों का जवाब नहीं दिया है इंटरनेशनल फंड्स पे जितना मैं आज की तारीख में दे रही हूँ। इनफैक्ट हमारा एक फंड है यूएस टेक्नोलॉजी फंड, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज पे फोकस्ड है, और जब मैं उसकी पीपीटी दिखाती हूँ मैं हेजिटेट करती हूँ कि मैं पास्ट रिटर्न्स का सेक्शन दिखाऊं, और जब भी लोग देखते हैं मैं उनसे बार बार कहती हूँ एज इफ आई एम डिसुएडिंग देम टू बाय द फंड कि पिछले पास्ट रिटर्न्स पे मत जाइए। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। मैं खुद इस एसेट क्लास में 2011 से निवेश कर रही हूँ, और ये आपके एसेट एलोकेशन का 10-15% होना चाहिए। आफ्टर, टू योर पॉइंट, आफ्टर आपने इंडिया के बेसिक्स कर लिए, तो ये आपका पहला फंड नहीं हो सकता। पहले आप इंडियन इक्विटीज करिए, इंडियन फिक्स्ड इनकम करिए, वो सब ढंग से कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इंटरनेशनल फंड्स करिए। 2-3 और बातें, आप इन्हें सही रीजन के लिए करिए। आप इसलिए करिए क्योंकि आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगी, क्योंकि कभी इंडिया अच्छा करता है, कभी चाइना अच्छा करता है, कभी यूएस अच्छा करता है, कभी यूरोप करता है। तो इसका बेनिफिट डाइवर्सिफिकेशन का है, इसका बेनिफिट करेंसी डिप्रिसिएशन का है। इसलिए मत करिए क्योंकि इन्होंने अच्छा किया, और ये मत सोचिए कि ये कम वॉलेटाइल है। जस्ट बिकॉज यूएस इक्विटीज इज डन वेल डजंट मीन उसमें रिस्क नहीं है। इनफैक्ट जैसे मेरा यूएस टेक फंड है, उसमें इंडियन इक्विटीज से ज्यादा रिस्क है। तो इनकी रिस्क समझ के करिए, और इनका टाइम होराइजन भी, जैसे इंडियन इक्विटीज आप 5 साल से कम के लिए तो निवेश नहीं करते, इसमें भी टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए, 5 साल से ज्यादा के लिए निवेश करिए। That's interesting. अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन जहां आता है शब्द, निवेशकों को अभी भी उसका मतलब बहुत सही तरीके से शायद समझ में नहीं आता है। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे कईयों के पोर्टफोलियो में मैंने खुद देखा है कि 50-55 स्कीम्स होती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दिस होल थिंग कि डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है किसी भी पोर्टफोलियो में। बहुत अच्छा सवाल है। डाइवर्सिफिकेशन इज बेसिकली स्प्रेडिंग योर एग्स, पुटिंग योर एग्स नॉट जस्ट इन वन बास्केट। इट्स लाइक अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट है तो उसमें अलग अलग तरह के खाने हैं, क्योंकि फैट की अलग वैल्यू है और कार्बोहाइड्रेट की अलग वैल्यू है। म्यूचुअल फंड के तौर पे अगर आपने 10 इक्विटी स्कीम एक ही फंड हाउस की, जो एक ही फंड मैनेजर चलाता है, ली है, तो आपने कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। डाइवर्सिफिकेशन इज बाइंग 2 प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम इसे फाइनेंस में कोरिलेशन कहते हैं, लेकिन जब एक प्रोडक्ट अच्छा करे तो शायद दूसरा उतना अच्छा ना करे, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे दोनों अच्छा करें। अब डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं? 2-3 बातें हैं यहाँ। एक तो अलग अलग एसेट क्लासेस, जैसे इंटरनेशनल इक्विटीज और इंडियन इक्विटीज अगर आप कंबाइन करें तो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि कुछ साल ऐसे होंगे जब यूएस अच्छा करेगा, कुछ साल ऐसे होंगे जब यूरोप अच्छा करेगा, कुछ साल ऐसे होंगे जब इंडिया करेगा। जब आप तीनों को मिलाएंगे तो आपका ऑन एवरेज पोर्टफोलियो ठीक रहेगा। तो यूएस वर्सेस इंडिया, या डेट वर्सेस इक्विटी। डेट 2008 में बहुत अच्छा करेगा जबकि इक्विटी बुरा करेगा, तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी तरह की डाइवर्सिफिकेशन ये है कि इक्विटी के उसमें भी
अलग अलग फंड मैनेजर्स के अलग स्टाइल होते हैं, कोई वैल्यू कंपनी खरीदता है, कोई ग्रोथ कंपनी खरीदता है, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन इन चीजों की होती है। डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं होती कि मैंने 50 स्कीम ले ली, अगर आपने 50 एक जैसी मिड कैप स्कीम ले ली तो आपने पूरी मिड कैप इंडेक्स खरीद ली, उससे अच्छा मेरे हिसाब से फिर आप मिड कैप इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग मेरे से भी ये बहुत कहते हैं कि राधिका स्कीम बहुत सारी है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, स्कीम बहुत सारी है, मैं क्या करूं। तो मैं कहती हूँ, मैं आपको एक अदर एग्जांपल देती हूँ। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, कोविड से पहले हम बाहर खाने जाते थे और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं बॉम्बे में, हर रोज कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है। लेकिन मैं सोचती कैसे हूँ, ऐसे 10-12 कोर रेस्टोरेंट्स हैं जहां मैं ज्यादातर जाती हूँ। एक इटालियन होगा, एक चाइनीज होगा, एक साउथ इंडियन होगा, ये मैंने चूज किए हैं। मेरी एक्सपीरियंस, शेफ, लोकेशन, इस सबको जानते हुए मैंने ये सारे चूज किए हैं। और 80% ऑफ मेरे जो रेस्टोरेंट के ट्रिप्स हैं वो इन 10-12 में होते हैं, और बाकी 20% में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। कभी किसी दोस्त ने कहा, कभी रिव्यू में पढ़ लिया, कभी कुछ स्टाइल में है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी आप ऐसी 3-4 कैटेगरी सोचिए, एक फिक्स्ड इनकम में, एक इक्विटी एक्सेट्रा, और उसमें 2-2 फंड चुनिए जो आपके कोर के हैं। 80% आपका पैसा वहां जाना चाहिए, बाकी 20% में आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। आपके हिसाब से राधिका, एक पोर्टफोलियो में कितने फंड सफिशिएंट होते हैं? हमने बात की थी बहुत हो कि 56, 50, 30, 35 स्कीम्स रखे रहते हैं लोग, तो कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 बहुत है, कुछ 5-6। आपके पोर्टफोलियो में कितने हैं स्कीम्स? 8 से 10 होंगे। आई थिंक द नंबर इज समवेयर बिटवीन 6 to 12 फॉर एवरीबडी। आप चूज कर सकते हैं। मेरे में 10 से ज्यादा नहीं होंगे, 12 भी नहीं होंगे, कुछ लेगेसी होगी तो 12 होंगे, लेकिन ज्यादातर मेरा पोर्टफोलियो 70% एक फंड में जाता है, जो कि एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, क्योंकि मुझे वो कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है। फिर थोड़ी सी SIPs हैं मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में, इंटरनेशनल फंड्स में कुछ SIPs हैं, और डेट इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विड या आर्बिट्राज के जरिए करती हूँ। लोग ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड समझ में अभी ढंग से आया भी नहीं है, और वो इसको ना शेयर मार्केट या स्टॉक की तरह ट्रीट करने लगे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग का जो फंडा है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पता नहीं क्यों आ जाता है। स्पेशली कुछ कैटेगरी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया है, इंटरनेशनल फंड्स ने, कुछ सेक्टोरल फंड्स ने। तो इस तरह के सवाल आते हैं कि इसमें मुझे 40% का रिटर्न दिख रहा है, क्या मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूं? ये मेंटालिटी मैंने ऑफ लेटली बहुत देखी है, बहुत सुनी है लोगों के बीच में। ये मेंटालिटी मैंने भी सुनी है, और लोग मेरे से कहते हैं कि मैं अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लूं, और मेरा इससे ये सवाल है कि आप निकाल के उसका करेंगे क्या? पैसा निकाल के आप एक्चुअली उसका करेंगे क्या? उसकी यूटिलिटी क्या है? See, I don't think investments should be about अभी निकाला, ये किया, वो किया। इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक गोल बेस्ड बात है। तो आप अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से निवेश करिए, एक एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं। ये रैंडमली कि मैंने बहुत पैसा बना लिया, ये थोड़ा ना अनसाइंटिफिक हो जाता है। एक और चीज जो आती है, एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा उठता है कि मुझे निवेश करना है, क्या ये सही वक्त है? आप बताएं, सही वक्त क्या होता है निवेश का? सही वक्त वो होता है जब आपके पास पैसे हो। ये सबसे इसका साधारण जवाब है, क्योंकि ये वक्त को आइडेंटिफाई करना कोई नहीं कर सकता, अच्छे फंड मैनेजर नहीं कर पाते। और इसीलिए अगर आपको वक्त को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास पैसे हैं, तो आप STP का जरिया अपनाइए, जिससे कि आपका ये जो टाइमिंग, मेरे पास भी लोग सवाल लेके आते हैं कि मैडम निफ्टी 11,000 पे है, अगर मुझे लगता है कि 11 का ही 7 हो जाएगा तो मैं अपने सारे पैसे निकाल के फिर वापस सही वक्त पे डाल लूं। अब पहली बात, आपको अगर ये पता है तो आप मेरे से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। दूसरी बात, अगर आप जानते भी हैं तो मेरे हिसाब से आप 7,000 पे निवेश कर पाएंगे? आपने इतनी हिम्मत होगी जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, इतनी नेगेटिव न्यूज होगी? हाईली अनलाइकली। तो ये टाइमिंग का चक्कर मेरे हिसाब से लोगों को ना छोड़ना चाहिए। एक चीज और, जब भी बात होती है कि फंड का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कि आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ सालों में चेक करते रहें और देखें किसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से चर्निंग करें। अगर आपको चेंज करना भी है तो हर एक्सपर्ट अलग नहीं, इनका कॉमन जवाब ही होता है मोर और लेस।
मोर और लेस कॉमन जवाब ये होता है कि भाई देख लो फंड का परफॉर्मेंस पीयर ग्रुप में कैसा है, कैटेगरी में कैसा है, और इंडेक्स को कंसिस्टेंटली उसने बीट किया है कि नहीं, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए कि फंड से में रहना है या नहीं रहना है। आप अगर बता सके कि अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में कोई स्कीम बंद करनी है तो किस बेसिस पे वो तय करे? फंड को इवेल्युएट करिए, लेकिन अगर इक्विटी फंड है तो 2-3 साल के बाद इवेल्युएट करिए। कि 6 महीने और 1 साल का इवेल्युएशन इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। देयर आर काउंटलेस स्टडीज यू कैन डू that the best performing fund in 2014 in large cap is nowhere today in 2019 or 20. तो ये fund timing also is not a great thing to do. इतनी expectation होनी चाहिए आपकी कि आपका fund benchmark को beat करे 3 साल में। equity fund की बात कर रही हूँ, और अपना जो peer set है उसमें top half में रहे। अगर ये आपने कर लिया तो आपने बहुत अच्छा कर लिया। It's just like when you get married again, and I'm using marriage as an analogy, or when you go to a restaurant, You don't think कि मैंने जो खाना खाया है वो बेस्ट होना चाहिए जो सब लोगों ने आज खाना खाया है मुंबई में। You want to have a good meal, you want to get value for your money. That is what you should seek for in your investments. मैंने अपने पोर्टफोलियो में मेरे गोल्स क्लियर हैं, मुझे कि मुझे इतने सालों में ये पैसे इस काम के लिए चाहिए, सब कुछ मैंने तय कर लिया है। मैं एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक हर कैटेगरी का से 6-7 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लूं, तो क्या वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा या फिर वो अप्रोच ही गलत है ऑल टुगेदर? आई थिंक ब्रॉडली एज आई सेड, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप थोड़े अपने गोल समझिए और अपने पैसे को गोल बेसिस पे इन्वेस्ट करिए। 3 कैटेगरी में आप अपने फंड्स को डिवाइड करिए। एक शॉर्ट टर्म कैटेगरी विच इज मनी यू मे नीड एनी टाइम, और उसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो उसमें आप डेट फंड में निवेश करिए। एक मीडियम टर्म कैटेगरी विच इज फंड्स यू नीड इन 3 odd years, तो उसमें आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। तो उसमें आप जैसे मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड्स जो होते हैं, बैंक पीएसयू फंड्स, या थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना चाहें तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, वैसे फंड्स कर सकते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म पैसा रखिए जो कि इक्विटी में जाएगा, लार्ज मिड स्मॉल में। पैसे की एलोकेशन गोल के बेसिस पे होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आपके गोल्स तय हैं और आपका वक्त आपको पता है कितने सालों के लिए क्या निवेश करना है, तो फिर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हैं खुद से भी। अच्छा राधिका, जैसा कि अभी मार्च में हुआ था, जो सिचुएशन हुई बाजार की और उसके बाद अभी बाजार जिस तरीके से चल रहा है, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो एक निवेशक जाहिर सी बात है कि वो डर जाता है कि भाई क्या हो गया। और ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है और ये आखिरी बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से खुद को बचाने के लिए एक निवेशक को क्या करना चाहिए? और अभी के हालात थोड़े से ट्रिकी इसलिए भी हैं क्योंकि अभी लोगों की नौकरियां जा रही है, सैलरी कट हो रही है, तो उनकी पूरी प्लानिंग गड़बड़ा गई है इस वक्त। तो सबसे पहले निवेशकों को जानना चाहिए कि जो ऐसे हालात हैं जिन्हें हम ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, ये पहली बार नहीं आए हैं और ये बार बार आएंगे। अब ये कहना अच्छा नहीं लगता, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, तो इनको रियलिटी समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी ये बात है, इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो कोई कोरोना प्रिडिक्ट कर देता। तो पहली बात तो ये है। अब जहां की आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं? आप तो वही देख सकते हैं जो आपके हाथ में है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए विच इज रोबस्ट टू विथस्टैंड दिस। मुझे किसी बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो कोरोना के 1 साल में कोलैप्स हो गया, तो वो बिजनेस ही रोबस्ट नहीं था। अगर आपका पोर्टफोलियो और निवेश ऐसा है जो कोरोना को सर्वाइव नहीं कर पाया, तो वो आपने शायद निवेश रोबस्ट नहीं बनाया। सो हैव एन एडिक्वेट पोर्शन ऑफ डेट, have an adequate portion of diversification in your assets. That's why, as I said, I use things like balanced advantage funds, जिससे कि जब मार्च जैसा महीना आए ना और मार्केट 30% डाउन हो, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, आई कांट सी कि मेरा पोर्टफोलियो 20-25% डाउन हो, वो 10-12% डाउन होता है तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो दूसरा ये एसेट एलोकेशन ध्यान में रखिए। और तीसरी बात, ज्यादा न्यूज को मत देखिए। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का एनएवी दिन में एक बार गिरता है, क्योंकि आपके पास फोन है और व्हाट्सएप है और ट्विटर है और न्यूज है, आपके दिमाग में वो एनएवी 10 बार गिरता है दिन में। तो थोड़ा सा संयम रखिए और अगर हो सके तो न्यूज थोड़ी बंद कर दीजिए।
आई थिंक इस टाइम पे भी लोगों को बहुत सभी लोग कहते हैं इमरजेंसी फंड रखो अपने पास, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट शायद बहुतों को समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि निवेश तो चल ही रहा है, अगर इमरजेंसी आएगी तो उसमें से पैसा निकाल लिया जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। यही कारण है कि डेट होना चाहिए, बिकॉज डेट इज द थिंग जो आप निकाल सकते हैं। अगर आप इक्विटी से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत हर्टेक होगा कि भाई मैं तो पैसा निकाल रहा हूं, 1 करोड़ लगाया था, 70 लाख हो गया, अभी मैं क्या करूं। कंटिजेंसी फंड और जो मैंने कहा ना, वो शॉर्ट टर्म गोल का पैसा हमेशा होना चाहिए और उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आखिरी सवाल इस पूरे डिस्कशन में कि ये जो महिलाएं हैं, आप एक एएमसी की सीईओ हैं, बहुत सारी महिलाएं बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है और बाकी अलग अलग सेक्टर्स में भी, लेकिन जहां निवेश की बात आती है ना, पता नहीं फॉर सम रीजन घर तो बड़े अच्छे से चला लेती हैं, सारे जितने पैसे दिए जाते हैं उतने में सारे खर्चे भी निकाल लेती हैं, बचा भी लेती हैं, लेकिन जहां इन्वेस्टमेंट की बात आती है फॉर सम रीजन वो पता नहीं क्यों पीछे भाग जाती हैं। क्यों? ये मुझे समझ नहीं आता और इसकी मैं दो बातें कहूंगी। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी महिला जो हिंदुस्तानी हाउसवाइफ है वो बहुत अच्छी मनी मैनेजर है। सालों से, सदियों से वो घर चलाती है, उसे घर चलाने के पैसे मिलते हैं और कुछ बचा भी लेती है और बच्चों की जरूरतें पूरी कर लेती है, पति की, सास की, सब कर लेती है, बहुत अच्छे से कर लेती है और कोई प्रेस रिलीज नहीं देती या कि मैंने कितनी अच्छी बजटिंग की और ना उसे कोई अवार्ड मिलता, सीएफओ ऑफ द हाउस, कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे। तो कैपेबिलिटी तो सारी है और सेविंग कैपेबिलिटी हमने डिमोनेटाइजेशन में देख ली कितनी है महिला की, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक थोड़ा इट इज अ ट्रेजेडी दैट वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। शायद इसकी ये वजह है कि हमें लगता है महिला होने के उसमें कि पैसा मैनेज करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा ये पॉपुलर कल्चर की गलती है कि जो पैसे मैनेज करने वाले हैं ये ब्लूमबर्ग स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, वॉरेन बफेट के कोट सुनाते हैं, ये सब करते हैं, जबकि निवेश करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। रिस्क एपेटाइट समझ आनी चाहिए, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये तीनों चीजें हिंदुस्तानी महिला में भरपूर हैं, इनफैक्ट पुरुषों से ज्यादा है। तो और ना निवेश करना कितना मुश्किल है आज के दौरान में। अच्छे एडवाइजर्स हैं और आप जैसे लोग बहुत अच्छे चैनल्स और रिसोर्सेज भी बना रहे हैं जो कि लोग देख के सीख सकते हैं। तो मैं सबसे कहती हूँ कि ये ऐसा काम नहीं है जो आउटसोर्स करना चाहिए। मैं आपसे थोड़ा कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपके निवेश से जुड़ा हुआ वो है, पहली चीज कि आपका अभी करंट एसेट एलोकेशन क्या है? हालांकि आपने कहीं जिक्र किया है पूरी बात में, लेकिन एक बार ये एक चंक 70% बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, जो कि 50 इक्विटी 50 डेट होगा, बाकी इक्विटी फंड्स में होगा, कुछ मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में होगा, कुछ इंटरनेशनल फंड्स में होगा। डेट में ज्यादा रखती नहीं हूं आउटसाइड ऑफ कंटिजेंसी, क्योंकि होम लोन है तो उसके हिसाब से डेट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप कितने समय पर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करती हैं? नॉट मोर देन क्वार्टरली, और मेरे हिसाब से कुछ लोग मेरे से कहते हैं डेली देखते हैं। क्वार्टरली बहुत है। ओके, इमरजेंसी फंड आप कितना रखते हैं? Depends on the need, could be, it depends on what I need। अभी जैसे हमारा घर बनने वाला है तो अभी हमने ज्यादा रखा है because of house construction and house expenses, but usually basis our cash flow, I mean, whatever we need to meet our daily expenses plus any medical thing etc etc, इसका कोई amount नहीं है, it's very variable, लेकिन रखते जरूर है। और हम कभी किसी illiquid asset class में पैसा नहीं डालते, हमेशा पैसा हमारा सारा लिक्विड होता है। तो किस तरह के फंड में आप इमरजेंसी फंड अपना पार्क करती हैं? लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड? आपने कहा था कि आपने 2008 और 2020 से बहुत कुछ सीखा है राधिका। अगर आप मुझे 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स बता सके कि आपकी लर्निंग क्या रही इन दोनों क्राइसिस से। आप पहले तो प्रोफेशनली सबसे पहले लर्निंग है कि कम्युनिकेट करो। क्राइसिस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि होप मत गिव अप करो, क्योंकि व्हेन यू थिंक इट इज द डार्केस्ट तो थिंग्स विल टर्न अराउंड, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, बिकॉज आई एम इन द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशन, आई ऑल्सो लर्न अबाउट माई पर्सनल एसेट एलोकेशन कि आई एम इन अ वेरी हाई रिस्क प्रोफेशन, सो माई इन्वेस्टमेंट्स नीड टू बी वेरी लो रिस्क। पता है राधिका, आपकी ये जज्बे, हौसले, हिम्मत और सोच को देखते हुए मेरे जहन में कैफी साहब की चंद लाइन याद आ रही है, जो उनकी नज्म औरत से है, जो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी। कुछ इस तरीके से है। कैफी साहब कहते हैं कि
कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं सिर्फ अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आप उठी और चली और क्या खूब चली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपके आगे के सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं।